With the help of the following information, complete the balance sheet of PKJ Limited। तो बेटा आपको रेशियोज और इन्फॉर्मेशन जो भी दे रही है उसका इस्तेमाल करके आपको बैलेंस शीट की ड्राफ्ट करनी है। और बैलेंस शीट बेटा आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर बना सकते हो, वर्टिकल फॉर्मेट जो कंपनीज वाला होता है वो बनाना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर FM के पेपर में आपको, ठीक है, आप अपना हॉरिजॉन्टल वाला लाइबिलिटी और एसेट साइड बाय साइड वाला फॉर्मेट आप बना सकते हो। तो हमारे पास इक्विटी कैपिटल अवेलेबल है बेटा 1 लाख रुपए की। द रेलेवेंट रेशियोज ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। तो करंट डेट टू लॉन्ग टर्म डेट, तो बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डेट भी है, ऐसा हमारे को इस रेशियो से पता चल रहा है। करंट डेट टू टोटल डेट, बेटा टोटल लाइबिलिटीज में से, आउटसाइड लाइबिलिटीज में से 40% हिस्सा करंट लाइबिलिटीज का है। करंट डेट टू टोटल डेट, डेट मींस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज से रिलेटेड 40%। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज टोटल डेट में से 40% हिस्सा करंट डेट का यानी कि करंट लाइबिलिटी का है, तो बाकी का जो 60% पार्ट है बेटा वो लॉन्ग टर्म डेट है। और टोटल डेट टू ऑनर्स इक्विटी, टोटल डेट का जो अमाउंट है वो इक्विटी का 60% है। और बेटा इक्विटी तो आपको पता है, अगर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और ना हो तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर इसका मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी और कुछ नहीं आ सकता। बेटा वैसे इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बारे में बात होती है बेटा नॉर्मली। लेकिन अगर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो ऑनर्स इक्विटी का मतलब आपके लिए केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का 60% पार्ट टोटल डेट्स हैं, टोटल डेट टू ऑनर्स इक्विटी। तो अगर आप यहाँ पर टोटल डेट की वैल्यू ढूंढो, टोटल डेट इज इक्वल टू 60% ऑफ इक्विटी। और इस टोटल डेट में से करंट डेट का जो पार्ट है बेटा वो 40% है। करंट डेट टू टोटल डेट, टोटल डेट में से 40% पार्ट बेटा करंट डेट का है यानी कि 24,000। तो इसका मतलब बाकी का बेटा लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट हो जाएगा हमारे पास। बेटा अगर टोटल डेट 60,000 है जिसमें से 24,000 रुपये करंट लाइबिलिटी है तो बाकी का हो जाएगा बेटा लॉन्ग टर्म डेट 36,000 रुपये। तो बेटा लगभग बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन ने खुद से कुछ और नहीं बताया, तो यही लाइबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास है 1 लाख की, टोटल डेट आपके पास है 60,000 के, जिसमें से 24,000 और 36,000 के दो हिस्से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले। फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर्स इक्विटी, बेटा ऑनर्स इक्विटी जो कि 1 लाख है इसका 60% पार्ट बेटा आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर्स इक्विटी बेटा 1 लाख का 60%। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बेटा इससे हमारे पास स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। और फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे पास करंट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। जरा बेटा बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। बेटा बैलेंस शीट में जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से क्या क्या आएगा। लाइबिलिटी साइड पर 3 चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, लॉन्ग टर्म डेट 36,000 रुपये और करंट डेट यानी कि करंट लाइबिलिटीज 24,000 रुपये। इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं है। हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल बनता है 1,60,000। बेटा बैलेंस शीट का टोटल तो दोनों साइड बराबर होता है। जिसमें से फिक्स्ड एसेट्स बेटा 60,000 है तो बाकी का 1 लाख इसका मतलब करंट एसेट्स है। बेटा बैलेंस शीट का टोटल 1,60,000 है जिसमें से 60,000 के फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो बाकी का 1 लाख बचेगा बेटा करंट एसेट। अब वो करंट एसेट्स के अंदर भी बेटा आप स्टॉक अलग कर सकते हो क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अवेलेबल है।
तो आप इसे इन्वेंट्री अपनी अलग कर सकते हो, बाकी की अदर करंट एसेट्स हम अलग कर देंगे। तो पहले इन्वेंट्री टर्नओवर का इस्तेमाल करते हैं और टोटल एसेट टर्नओवर का। बेटा क्वेश्चन ने आपको बताया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2 टाइम्स। इसका मतलब होता है बेटा सेल्स टोटल एसेट्स का 2 गुना है, एसेट सेल्स का 2 गुना नहीं है बेटा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय टोटल एसेट्स होती है। और अगर आप टोटल एसेट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। और सेल्स अगर आपके पास है तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बेटा वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से चलता है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे को स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो हम इसको सेल्स के साथ चलाएंगे। फॉर्मूला होता था बेटा वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन उसकी जगह मैं लिखूंगा सेल्स अपॉन स्टॉक। बेटा आपको कई बार फॉर्मूले बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ेंगे। किस तरीके से? क्योंकि बेटा बैलेंस, अब जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह तो चलो मैं सेल्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन नीचे एवरेज स्टॉक लिखने का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होने चाहिए, लेकिन मुझे तो बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में एवरेज स्टॉक नहीं आता, बैलेंस शीट में तो आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दे रखी हो, तो बेटा आप बैलेंस शीट के लिए अगर ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है तो आप मान के चलोगे जी रेशियो कैलकुलेट करते समय डिवाइड करने के लिए एवरेज स्टॉक का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल हुआ है। फिर से सुनो, अगर बेटा आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है और ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक डालना है, तो आप अपनी रेशियो से मानोगे कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक निकला है, ना कि एवरेज स्टॉक। तो सेल्स बाय स्टॉक लिख लेना, सेल्स बाय एवरेज स्टॉक मत लिखना अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटा स्टॉक आ जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय 8। सेल्स हमारे पास है 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 40,000। और बेटा अगर टोटल करंट एसेट्स 1 लाख के हैं, सर वो कैसे पता चलेगा हमारे को? बेटा बैलेंस शीट का टोटल 1,60,000 है, जिसमें से 60,000 के फिक्स्ड एसेट्स है, तो बाकी के करंट एसेट्स हो गए 1 लाख। अब इसमें से स्टॉक आपको पता चल गया जी 40,000 का है और हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, सारी रेशियोज का यूज़ हो चुका है। अदर करंट एसेट्स हम लिख देंगे यहाँ पर 60,000, जिसमें कैश और डेटर हो सकते हैं। अदर में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कैश एंड डेटर्स। तो ये आपकी बैलेंस शीट बेटा 1,60,000 रुपये से टैली है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमारे को दी थी उसके अकॉर्डिंग। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग बेटा हमारी बैलेंस शीट तैयार है। 1,60,000 से बैलेंस शीट का टोटल है। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बेटा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 54,000, शेयर होल्डर फंड दे रखा है बेटा, इसके अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ इंक्लूड मान के चलते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में क्वेश्चन ने खुद से कुछ नहीं बताया तो हम कभी नहीं मानेंगे बेटा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की कोई चीज़ है। बेटा वैसे शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडेड होती है, बट अगर क्वेश्चन बेटा खुद से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं करेगा तो हम कभी नहीं मानेंगे कि सवाल के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जिस्टेड है। अच्छा जी, तो जीपी अमाउंट हमारे पास है, शेयर होल्डर फंड हमारे पास है, जीपी की रेशियो भी है बेटा 20%। जीपी रेशियो और जीपी का अमाउंट दोनों चीज़ें हो तो बेटा सेल्स निकल आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, यानी कि ये जो 54,000 की वैल्यू है ये सेल्स का 20% है, तो आप इससे सेल बता सकते हो। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 20%, 2,70,000।
क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल, बेटा इस टोटल सेल्स में से 80% सेल क्रेडिट सेल है। $2,16,000। टोटल एसेट टर्नओवर, बेटा आपके पास टर्नओवर की वैल्यू तो है 2,70,000, तो टोटल सेल्स एसेट का 0.3 टाइम्स है। सेल्स एसेट्स का 0.3 टाइम्स है, तो बेटा एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय 0.3, और सेल्स है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 0.3, यानी कि टोटल एसेट्स हो जाएंगी बेटा 9 लाख। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स पता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमारे पास है बेटा 4 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 20 डेज, बेटा इससे आपके पास डेटर्स निकल के आएंगे। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रहे कि 4 टाइम्स, तो बेटा जरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बेटा इस वाले सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है। कैसे? 2,70,000 की सेल है जिसमें से 54,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी का आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक लिखेंगे बेटा, एवरेज स्टॉक नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट में आपने स्टॉक डालना है, एवरेज स्टॉक नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ITR। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? सेल्स माइनस में GP, 2,70,000 माइनस 54,000, या फिर 20% बेटा अगर GP रेशियो है तो बाकी का 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो होता है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन डिवाइडेड बाय ITR करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा हमारे पास 4 टाइम्स। तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4, तो 54,000 का बेटा स्टॉक आ रहा है हमारे पास। तो इन्वेंट्री मिल गई। ऐसे ही बेटा हमारे को डेटर्स मिल जाएंगे। डेटर्स कैसे? देखो ध्यान से, डेटर्स हैं बेटा 20 दिन के, 360 दिन लेने आपको पूरे साल के, और 20 दिन के डेट रखने हैं। तो पूरे साल में जो क्रेडिट सेल है बेटा वो है 2,16,000 की, और आप 20 दिन का पैसा रोक के रखते हो। ऐसे हम वर्किंग कैपिटल के अंदर भी करते थे। पूरे साल में 2,16,000 की सेल है, 20 दिन का पैसा रोकना है, तो बेटा इससे निकल के आएंगे डेटर्स। तो अगर पूरे साल के इतने, तो 20 दिन के कितने? ₹12,000। इसके अलावा बेटा हमारे पास करंट रेशियो है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1.8। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, तो बेटा इक्विटी तो हमारे पास है 6 लाख की, और इसका 40% लॉन्ग टर्म डेट है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हो चुकी है, जरा इसको बैलेंस शीट में पुट करते हैं बेटा। बेटा हमारे पास बैलेंस शीट में बनाने के लिए शेयर होल्डर फंड है, लॉन्ग टर्म डेट भी है बेटा 2,40,000, और तो और हमारे पास बेटा टोटल एसेट्स की वैल्यू भी है। बेटा अगर बैलेंस शीट टैली होती है तो एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होते हैं।
तो इसका मतलब लाइबिलिटी का टोटल भी 9 लाख है, और अगर टोटल लाइबिलिटी 9 लाख है जिसमें से शेयर होल्डर फंड 6 लाख और लॉन्ग टर्म डेट 2,40,000 है, तो बाकी का 60,000 बचेगा बेटा करंट लाइबिलिटी। बेटा करंट लाइबिलिटी होगी 60,000 बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा हमारे पास है करंट रेशियो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.8। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.8। एक लाख 8,000 की बेटा टोटल करंट असेट्स हैं, जिसमें से स्टॉक की वैल्यू आपको पता है, डेटर की वैल्यू आपको पता है, कैश एंड अदर करंट असेट्स हमारे को नहीं पता, पता चल जाएंगे। बेटा टोटल करंट असेट्स अगर 1,08,000 के हैं तो आप इसमें से माइनस करके अपने स्टॉक को और डेटर को आप कैश एंड अदर करंट असेट्स बता सकते हो कि टोटल करंट असेट्स 1,08,000 हैं, जिसमें से 54,000 के तो स्टॉक है, 12,000 के डेटर हैं, बाकी का हो जाएगा बेटा हमारे पास 42,000 का कैश एंड अदर। तो बस बेटा बन गई बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है बेटा, करंट एसेट्स हमारे पास है, हाँ जी बेटा। तो फिक्स्ड एसेट बेटा पहले तो करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास है स्टॉक, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो बेटा 54,000, डेटर्स 12,000, कैश एंड अदर 42,000। तो अब 9 लाख में से बेटा 1,08,000 के तो करंट एसेट्स हैं, बाकी के हो जाएंगे बेटा हमारे पास 7,92,000 की फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा हमारी बैलेंस शीट 9 लाख रुपए से टैली है। तो बेटा 8th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास रेशियोज है और बैलेंस शीट बनानी है। द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज आर रिलेटेड टू द कंपनी। सेल्स बेटा हमारे पास है 30 लाख रुपए की, जीपी रेशियो है बेटा 25%, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, बाकी का 75%, 25% जीपी है तो बाकी का 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बेटा, वैसे तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स के बेसिस पे निकलती है, बट ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकली हुई है, तो उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो चाहिए। तो बेटा 30 लाख का 75% होता है 22,50,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, बेटा वैसे फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, बट यहाँ पर बोल रहा है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से निकाला है, तो फॉर्मूला रहेगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। $1.5। तो अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ढूंढनी है तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 1.5। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 15 लाख में।
बेटा फिक्स्ड एसेट्स होगी 15 लाख रुपए की। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो फॉर नॉर्मली वहीं से बेस्ड होती है बेटा। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन बैलेंस शीट हमने बनानी है और कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा हम नीचे स्टॉक लिखेंगे बस, एवरेज स्टॉक नहीं लिखेंगे बेटा। रेशियो बेटा 6, तो स्टॉक विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 6, तो 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6। कितना रे बेटे? 75,000। बेटा स्टॉक आ जाएगा हमारे पास 3,75,000 रुपये का। लिक्विड रेशियो भी है बेटा हमारे पास, करंट रेशियो भी। और करंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में बेटा जो डिफरेंस होता है क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट में होते हैं बेटा करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हर सवाल में स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही मानने, अदरवाइज नहीं मानने। जैसे मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बता रहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हर सवाल में होगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो बेटा नहीं बताता क्वेश्चन तो आप नहीं मानोगे। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप अपने आप से कभी नहीं मानते, सवाल बताता है तो हम मान लेते हैं। तो मेरे पास करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की इन्फॉर्मेशन है, जरा उसको यूज करते हैं। बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड रेशियो का लिख रहा हूँ बेटा मैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात नहीं हो रही तो मैं सिर्फ स्टॉक लूँगा, अपॉन करंट लायबिलिटीज, वो है 1। और बेटा मैं करंट लायबिलिटी की जगह, करंट एसेट्स की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.5 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इज रिप्लेसेबल बाय 1.5 करंट लायबिलिटी, दोनों बराबर बात है। माइनस स्टॉक, और बेटा स्टॉक आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 375,000। तो 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस में 3,75,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1। करो जी इसको आगे सॉल्व। .5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3,75,000। तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 7,50,000। और बेटा अगर करंट लायबिलिटी 7,50,000 हैं तो इसका मतलब करंट एसेट्स 1.5 करंट लायबिलिटी है बेटा। तो करंट एसेट्स आ जाएंगे बेटा 11,25,000। उसके बाद डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है बेटा हमारे पास 2 मंथ्स। और सेल्स बेटा हमारी कितनी क्रेडिट पर है ये नहीं बता, अच्छा ऊपर बताया बेटा सारी की सारी सेल क्रेडिट पर है, तो यहीं से बस डेटर निकल आएंगे। बेटा पूरे साल में जो सेल है वो 30 लाख की सारी क्रेडिट पर, और डेटर से पैसे आते हैं 2 महीने बाद। तो बेटा डेटर्स की वैल्यू होगी 5 लाख। टोटल करंट एसेट्स है 11,25,000, जिसमें से स्टॉक आपको पता चल गया जैसे पिछले सवाल में पता चल गया था, डेटर आपको पता चल गया जैसे पिछले सवाल में पता चल गया था। बेटा बाकी का हो जाएगा आपका कैश एंड अदर करंट एसेट्स, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरा टोटल करंट एसेट्स है 11,25,000, जिसमें से क्या स्टॉक है 3,75,000 का और डेटर है 5 लाख का।
1125 माइनस में 875, 2.5 लाख रुपए का बेटा कैश एंड अदर करंट एसेट्स आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशो। बेटा कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला वैसे तो होता है डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी, याद हो तो बेटा वीडियो में हमने लिखी हुई है, डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी। लेकिन बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में ना होना तो ये डेट इक्विटी रेशो है 0.5, डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी के मुकाबले 0.5 हैं, आधे। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, बेटा फिक्स्ड एसेट्स आपके पास है 1.5 लाख, 15 लाख, तो बेटा इससे आपके पास नेटवर्थ आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ यानी कि शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 1.2, इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय 1.2, और फिक्स्ड एसेट्स है बेटा 15 लाख के। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, 12,50,000 की बेटा नेटवर्थ है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं बेटा, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का जो आपस का हिस्सा है बेटा वो भी क्वेश्चन आपको बता रहा है कि टोटल रिजर्व शेयर कैपिटल के मुकाबले रिजर्व एंड सरप्लस 0.6 है। हाँ जी बेटा ध्यान से देखो, बेटा रिजर्व एंड सरप्लस 60% है इक्विटी शेयर कैपिटल का। बेटा ऊपर लिखी हुई थी रेशो हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल इज 0.6:1। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल का 60% है, इसका मतलब ये होता है 0.6 मतलब 60%। तो आप लिख सकते हो शेयर कैपिटल प्लस 60% ऑफ शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12,50,000। तो 1.6 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12,50,000, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1.6, 7,81,250, और बाकी का जो बचेगा बेटा वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो 12,50,000 माइनस में 7,81,250, 468,750। तो बेटा अभी तक हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर, एसेट साइड पर तो फिक्स्ड एसेट भी आ गई है, करंट एसेट भी आ गई, बैलेंस शीट का टोटल टैली है, बैलेंस शीट का टोटल हमारे को मिल चुका है। उसके बाद बेटा हमारे पास लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी हमारे को पता है। बस एक चीज़ रह गई है बेटा, वो है डेट। डेट इक्विटी का 0.5 है, इक्विटी मतलब ये आपका नेटवर्थ का 0.5। बेटा वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी, लेकिन क्योंकि इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बेटा कोई बात नहीं हो रही, तो डेट अपॉन इक्विटी है। तो डेट विल बी इक्वल टू इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इक्विटी की वैल्यू है बेटा 12,50,000, नेटवर्थ 12,50,000। बेटा इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 6,25,000। अब बेटा आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अब आपके पास सब कुछ है, आपने सारी रेशियोज का भी इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं बचा। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लायबिलिटी साइड पर बेटा शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म डेट है और करंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
बेटा फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं 15 लाख रुपए के। करंट एसेट्स भी हमारे पास हैं 3 चीज़ें। स्टॉक है बेटा हमारे पास 375 का, डेटर है 5 लाख के, और कैश है 2.5 लाख रुपए का। 375, 5 और लाइबिलिटी साइड पर बेटा हमारे पास है शेयर कैपिटल 7,81,250, ये रही बेटा वैल्यू। रिजर्व एंड सरप्लस 4,68,750, ये रही वैल्यू। लॉन्ग टर्म डेट 6,25,000, ये रही वैल्यू। एंड करंट लाइबिलिटीज 7,50,000। तो बेटा हमारी बैलेंस शीट की टैली होनी चाहिए। टोटल करंट एसेट 11, 25 और 15 लाख, 26,25,000 से बेटा ये बैलेंस शीट होनी चाहिए टैली। तो 12,50,000 प्लस 6,25,000 प्लस 7,50,000, 26,25,000 बेटा ये होगी बैलेंस शीट हमारी 26,25,000 रुपये से टैली। तो बेटा जो जो रेशो दे रखी थी लाइन से उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ये फॉर्मूले बेटा जब तक याद होंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, इसलिए सवाल करने से पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको याद करने हैं। क्योंकि रेशो जब कैलकुलेट करनी होती है ना बेटा, बैलेंस शीट के आइटम देख करके ना कई फॉर्मूला याद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आइटम आपको खुद ही सोचनी है कि क्या आइटम मुझे कैलकुलेट करनी है ताकि मेरी बैलेंस शीट बन जाए। बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछो। बेटा 10th क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज रिगार्डिंग इंदू फिल्म्स ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2015। बेटा हमारे पास करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, ये दोनों रेशियो पिछले वाले सवाल में भी थी। साथ में दे रखी नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन किसी भी सवाल में हो तो मोस्टली डेटा तो यहीं से निकल आएगा। आपके पास कंप्लीट करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और स्टॉक कन्फर्म इस 3 इन्फॉर्मेशन से निकल सकता है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल जहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा जो आपके पास स्टॉक आएगा वही वाला स्टॉक यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। चलो पहले एक काम करते हैं, शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा हमारे पास करंट रेशियो। बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। तो ये करंट एसेट्स हो जाएंगी बेटा 2.5 करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद बेटा वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और करंट एसेट्स की बेटा रिप्लेस करने वाली वैल्यू आपको पता है 2.5 करंट लाइबिलिटी है, तो मैं करंट एसेट्स की जगह पर 2.5 करंट लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लैक्स। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगी करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लैक्स।
और करंट लाइबिलिटी अगर आपको पता है तो आपको करंट असेट्स भी पता है। करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो बेटा टोटल करंट असेट 5 लाख है, टोटल करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, और इसी का इस्तेमाल करके बेटा हम आगे भी चलेंगे, स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विड रेशो दे रखी है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू लिक्विड रेशो 1.5। तो आपके पास करंट एसेट्स भी है 5 लाख, करंट लाइबिलिटी भी है 2 लाख, स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, 3 लाख बेटा स्टॉक आ जाएगा आपके पास 2 लाख का। तो आपकी टोटल करंट असेट्स में से जो स्टॉक है बेटा वो 2 लाख का है, और उसके जस्ट बाद बेटा आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी दे रखी है, और वो फॉर्मूला बता रही थी कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक तो आपने अभी भी कैलकुलेट कर लिया 2 लाख। तो अब आप इसका इस्तेमाल करो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन स्टॉक। तो बेटा अगर आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हो स्टॉक की वैल्यू से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो 12 लाख रुपए की बेटा कॉस्ट ऑफ सेल है। डेट कलेक्शन पीरियड बेटा 2 महीने का है, इसके लिए इससे हमारे पास डेटर्स आ सकते हैं, लेकिन डेटर्स के लिए पहले आपको सेल्स चाहिए होगी। सेल्स बेटा कॉस्ट ऑफ सेल है 12 लाख रुपए, अगर 20% जीपी रेशो है तो बाकी का बेटा 20% अगर जीपी रेशो है तो बाकी का 80% हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है। तो सेल्स हमारे पास आ जाएगी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का 80% है बेटा, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का 80% है तो 100% सेल हो जाएगी बेटा 15 लाख। बेटा 20% जीपी रेशो, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो इज इक्वल टू 80%। तो 15 लाख की सेल आती है बेटा, और इस सेल से बेटा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटर्स, क्योंकि डेटर से पैसे कलेक्ट होते हैं 2 महीने में। तो आपके पास अब आएंगे डेटर्स। तो बेटा ये आएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। तो अब आपके पास डेटर्स की वैल्यू भी है, स्टॉक की वैल्यू भी है, टोटल करंट एसेट्स भी है, तो आप अदर करंट एसेट्स भी लिख सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर होल्डर नेटवर्थ, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। चलो बेटा अब तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही सारा दे सकता है हमारे को, ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ। बैलेंस शीट में हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक, डेटर एंड कैश एंड अदर्स हैं, लेकिन उन सबकी टोटल वैल्यू आपको पता है कि जो टोटल करंट एसेट्स है बेटा वो 5 लाख है। अब टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक 2 लाख है, 2.5 लाख के डेटर हैं, तो बाकी का हो जाएगा जी 50,000 कैश एंड अदर। और आप फिक्स्ड एसेट्स को और करंट एसेट्स को अगर ऐड कर दोगे तो बेटा हो जाएगी बैलेंस शीट का टोटल।
बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, ऐसा हमारे को क्वेश्चन से पता चल गया था। ऊपर रेशो दे रखी थी बेटा इनकी, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, साथ में बेटा हमारे पास करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे। अब बेटा करंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए, ये आपको पता है, और बैलेंस शीट का टोटल होएगा 10। बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स शुड बी इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लाइबिलिटीज, बराबर होनी चाहिए बेटा ये दोनों साइड हमारे पास। फिक्स्ड एसेट्स की बेटा जो रेशियो इन्होंने बनाई है वो किसके साथ बनाई है? नेटवर्थ के साथ। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.8। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ यानी कि ये दोनों चीजें बेटा, नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.8। अरे फिक्स्ड एसेट्स की तो हमारे पास रेशियो ही है ऑलरेडी, सॉरी हमने इसका इस्तेमाल नहीं करा बेटा अभी तक। फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल फिक्स्ड एसेट्स का 2 गुना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा वैसे तो सेल्स पे होती है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल पर है, फिक्स्ड एसेट्स का 2 गुना है। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन 2, और कॉस्ट ऑफ सेल है बेटा 12 लाख रुपए। क्वेश्चन में हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 लाख। तो बस हो ही गया काम कंप्लीट। फिक्स्ड एसेट भी आपके पास आ गई बेटा 6 लाख, और 5 लाख टोटल बैलेंस शीट होगी आपकी 11 लाख से। और फिर फिक्स्ड एसेट्स के साथ बेटा एक और रेशियो दे रखी है हमारे को नेट वर्थ की, यानी कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कंबाइंड। तो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.8। तो नेट वर्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय 0.8। तो ये कितना है? 7,50,000। तो बेटा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस मिला करके दोनों 7,50,000 है। इनका आपस में बंटवारा कैसे होगा उसकी भी रेशियो दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल का आधा है, आधा 0.5 बेटा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल का आधा है 0.5। पिछले सवाल के अंदर बेटा हमने वहां पर किया था 0.6 था, ये रहा। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू थी हमारे पास, ये 0.6 की वैल्यू थी, तो हमारे पास शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ गए थे। सेम काम यहाँ पर होगा, शेयर कैपिटल प्लस 0.5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 7,50,000। तो 1.5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 7,50,000। तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा बेटा बाकी का आधा 2.5 लाख। तो शेयर कैपिटल है बेटा हमारे पास 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस है 2.5 लाख की। बस बेटा इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। जरा इस साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, 5 लाख 9.5 लाख। तो बेटा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच रहा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट 11 लाख की बेटा बैलेंस शीट है टोटल, जिसमें से बेटा हमने सारी रेशियोज इस्तेमाल करके शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस करंट लायबिलिटी सब कैलकुलेट कर लिए, जो कि बन रहा है 9,50,000, बनना चाहिए 11,50,000। तो 1,50,000 का डिफरेंस है बेटा ये। और ये हो जाएगी बेटा हमारे पास बैलेंस शीट 10।
अब बेटा जो बचे हुए सवाल हैं उसके अंदर बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आपको बाकी की सिर्फ रेशोज कैलकुलेट करनी है, रेशो की केवल फॉर्मूले अप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन चांसेस बेटा पेपर में यही रहता है इंटर के अंदर कि वो पेपर में आपसे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पूछेगा रेशो का।